बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान नदीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल जोरवर्दी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो नवाज शरीफ ने कहा है कि हम सबको मिल बैठकर मुआशी रोड मैप बनाना चाहिए, आप इस पर अपनी क्या राय रखते देखिए, नवाज शरीफ ने जो अभी मीटिंग की है पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थी, सारे सीनियर मिनिस्टर्स थे। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की माशी बहाली के लिए जो रोड मैप है, उसके लिए एक ब्रॉडर कंसल्टेशन करें। इसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम इदारों के सरबराहान भी हों। नवाज शरीफ ने ये आइडिया हैं? दिया है कि प्राइम मिनिस्टर एक तो चारों सूबाई हुकूमतों को अपने साथ बिठाएं, फौजी क़यादत को बिठाएं और साथ अदलिया को भी बिठाएं, जुडिशरी को भी बिठाएं और कोई रास्ता निकालें कि चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी उसमें मौजूद हों और वहां बैठकर मुल्क के बड़े माशी फैसले करें। क्योंकि अगर अदलिया ऑन बोर्ड नहीं होगी तो फिर हमने माजी में देखा है कि हुकूमत जो भी इकदाम उठाती है उसके रास्ते में अदलिया स्टे दे देती है। तो उनका है कि 2-3 दिन की, 4 दिन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें इश्यू टू इश्यू बात की जाए और सब बैठकर अपनी राय दें। उन्होंने ये कहा है कि अगर देखा जाए कि सियासी जमातों के सरबराह आ सकें तो बुला लें, लेकिन हुकूमतें सारी मौजूद होनी चाहिए और उनके साथ-साथ हुकूम जो पार्टी सरबराहान आ जाएँ उन्हें भी बुलाएँ, फौजी क़यादत भी पूरी बिठाएँ, अदलिया की क़यादत भी बिठाएँ और बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी बिठाएँ। जी। इस तरह मुल्क चलाने वाले जितने लोग हैं, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि जितने लोग मुल्क को चला रहे हैं, एक फ़ौज किसी हद तक चला रही है, जुडिशरी चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और सियासतदान चला रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने ये राय दी है कि ये सब एक जगह बैठें और वहाँ बैठकर मुल्क के लिए जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो कंसेंसस से किए जाएँ और वहाँ पर सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, मुल्क के माशी मसाइल पर आप गुफ्तगू करें और वहाँ पर उसका हल तजवीज़ किया जाए, दूसरे की राय भी सुनी जाए और जो फैसले वहाँ हों फिर उस पर एक कंसेंसस हो। तो शहबाज शरीफ ने उनसे ठीक है। कहा है कि वो इस किस्म की कोई बड़ी बैठक के लिए बातचीत करते हैं कि अदलिया उसमें कैसे बैठेगी। ब्यूरोक्रेट्स का और फ़ौज का बैठना तो कोई इतना इश्यू नहीं है। वो तो पहले भी एसआईएफसी की मीटिंग्स में फ़ौजी क़यादत मौजूद होती है और सियासी क़यादत भी मौजूद होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद होते हैं। चारों सूबाई हुकूमतें भी मौजूद होती हैं। तो अब इसमें जुडिशरी को कैसे बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के माशी जो मसाइल हैं, उनमें जुडिशरी भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात बाद में अदालतों में चले जाते हैं और अदालतें उनके ऊपर अपने मुताबिक फैसले करती हैं और अदालतों को कोई इनपुट नहीं होता कि मुल्क के किन मसाइल की वजह से ये माशी फैसले किए गए हैं। तो इसलिए उनका नवाज जी। शरीफ का मौक़िफ़ था कि सबको बिठाएँ और सबको एक मेज़ पर बिठाकर फिर फैसले करें। तो शहबाज शरीफ ने उनसे कहा है कि वो सबको एक मेज़ पर बिठाने के लिए करते हैं ताकि मुल्क के बड़े फैसले जिनमें प्राइवेटाइज़ेशन है, बिजली को बिलों को रिलीफ़ देने का मसला है और हुकूमत की राइट साइज़िंग है, और चीज़ें हैं और जो फैसले हैं उन सब पर एक कंसेंसस बिल्ड किया जा सके। बिजली चोरी है, टैक्स चोरी है, जिसके बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। ये टैक्स ले अगर ताजिरों से जी। टैक्स लेना है तो सारी हुकूमतें एक पेज पे हों, अगर आपने बिजली चोरी रोकनी है तो सब एक पेज पर हों। तो इसलिए जो मुल्क के बड़े मसाइल हैं उनका मौक़िफ़ है कि सबको एक जगह बिठाकर फिर हल किए जाएँ, क्योंकि जो इस वक़्त पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं वो उसके लिए एक वसीअतर कौमी इत्तेफ़ाक राय की ज़रूरत है और ये सियासी कौमी इत्तेफ़ाक राय नहीं है। इसमें इदारों का कौमी इत्तेफ़ाक राय भी ज़रूरी है, जिनमें फ़ौज भी पेज पर हो, अदलिया भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो, ताकि सब एक टीम बनकर बात कर सकें। तो नवाज़ शरीफ ने ये आइडिया शहबाज शरीफ को दिया है और अब देखते हैं कि अगले 15 दिन, 1 माह में शहबाज शरीफ इस आइडिया को आगे लेकर चलने के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसके बाद रियासती पॉलिसीज क्या हैं और आप इन पे अपनी क्या राय रखते देखिए, पहली हैं? बात तो ये है कि क्या? मैं पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को समझना चाहिए। ये कोई इंस ये पाकिस्तान को तोड़ने की दहशतगर्दी है।
ये जो लोग कहते हैं ना ये नाराज बलोच हैं, इनको मनाना है, नहीं, ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी आजाद बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मैं इन नाराज बलोचों को या बीएलए को मुक्ति बानी के तर्ज पे देखता हूँ। मेरे नजदीक ये जो बलोच अस्करी तंजीमें हैं, ये वही वही रोड मैप और वही स्क्रिप्ट है इंडिया का जो मुक्ति बानी के लिए था। उसमें मुक्ति बानी उसका अस्क्रियत विंग था और उसका पॉलिटिकल विंग जो था वो शेख मुजीब बना हुआ था। आज भी उसका अस्क्रियत विंग बीएलए बीएलएफ है और उनका पॉलिटिकल विंग महारंग बलोच मैंगल और सब लोग जो इस बलोच अस्करियत का सियासी दफा करते हैं वो इसका पॉलिटिकल विंग बने हुए हैं। तो मेरे नजदीक जिस तरह हमें इनके अस्करी विंग के खिलाफ इनको नाराज बलोच नहीं समझना चाहिए, इनको अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं मानते। आप देखिए ना, इनके जो सियासी जलसे होते हैं, उसमें ये बलूचिस्तान का अलग कौमी तराना बजाते हैं, अपना अलग झंडा लगाते हैं। इसकी पाकिस्तान के आइन और कानून में कैसे इजाज़त दी जा सकती है? मतलब महारंग ब्लॉक के जलसों में आज़ाद बलूचिस्तान का तराना बजता है, क्या ये मुल्क से गद्दारी नहीं है? ये तो तराना बजाना क्या मुल्क के अंदर पाकिस्तान के आइन और कानून में इसकी इजाज़त हो सकती है? वो जो झंडा लहराते हैं, क्या इसकी पाकिस्तान के आइन और कानून में इजाज़त हो सकती है? तो ये सब कुछ पाकिस्तान नहीं। तोड़ने की जो साज़िश है, इसके ऊपर रियासत को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं इसको मुल्क से गद्दारी समझता हूँ और मेरे नज़दीक इसकी सज़ा भी गद्दारी की सज़ा होनी चाहिए। ये इनका पॉलिटिकल फेस हो या इनका अस्करी फेस हो, दोनों एक ही सिक्के के 2 रंग हैं। आप ये ना कहें कि जी इनके सियासी शक्ल को आप देख लें और इनकी अस्करी शक्ल अलग है। मुफ्ती बानी और शेख मुजीब एक ही सिक्के के 2 रुख थे। एक पॉलिटिकल फेस था, एक अस्करी फेस था। दोनों का तालमेल था और उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा। आज वक़्त ने साबित कर दिया है। ये बलोच भी यहाँ भी अंदर बहुत सारे शेख मुजीब अब हमें नज़र आ रहे हैं जो पॉलिटिकल फेस बन के निकलते हैं। नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इन बच्चों से बात करेंगे। ये बच्चे नहीं हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। ये पाकिस्तान को तोड़ने की जी, साजिश कर रहे हैं। लिहाज़ा इनसे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे रियासतें अपने गद्दारों से निपटती हैं। जैसे रियासत अपनी रिट ठीक हो साबित गया। करती है। तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान के अंदर जो अपीज़मेंट की पॉलिसी है, बात करने की, मुज़ाकरात की पॉलिसी है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी और बहुत वाज़ेह स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी हथियार रियासत के खिलाफ उठाएगा, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ और गद्दारों के साथ होता है। इस पॉलिसी में तब्दीली की बहुत ज़रूरत है और ये जो अब पुरअमन बलूचिस्तान के तहत ये शुरू है कि आप सरेंडर कर दें, तो आपको पैसे भी दिए जाते हैं और आपको रिहैबिलिटेट किया जाता है। वो जब पकड़े जाने लगते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं और पुरअमन बलूचिस्तान की स्कीम में आ जाते हैं, बाद में दोबारा पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो इस तरह की स्कीमें सारी बंद करनी पड़ेंगी और एक पॉलिसी जो है रेट ऑफ द स्टेट की वो बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया सर। आईएमएफ प्रोग्राम अगर मंजूर होता है तो क्या कोई मिनी बजट आ रहा है, और वो मिनी बजट क्या फिर असरात रखेगा हमारी रोजमर्रा की अशिया फरोनोश जो हम खरीदते हैं उस पर? और क्या मिनी बजट जो है वो कोई जरूरी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई मिनी बजट आ रहा है। देखिए, हमने ठीक है। आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। ये ज़रूर है कि जी। टैक्स का हदफ पहले 2 माह में पूरा नहीं हुआ है और उसमें अब आप जो चेयरमैन गए हैं टवाना साहब, वो काफ़ी तबाही करके हुए थे जिसकी वज़ह से ये शॉर्टफॉल आया है 2 माह में, अब नए चेयरमैन आ गए हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में किसी नए मिनी बजट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महँगाई तो कम हो रही है। अगस्त के फिगर्स में इन्फ्लेशन 11% पे आ गया है, जिसकी वज़ह से शरह सूद भी कम होगी। लेकिन अब सूरत-ए-हाल इस वक़्त सिर्फ़ बिजली की कीमत का इश्यू है। पंजाब ने जो ₹14 का रिलीफ अपने पास से दिया, आईएमएफ को उस पे भी इतराज़ है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, अपने पैसों को जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। चाहे बिजली में हम्म। इस्तेमाल करें, चाहे सड़क बनाएँ, चाहे कुछ बनाएँ। तो आईएमएफ को उस पर कायल जी। किया जा रहा है और हुकूमत वैसे भी बिजली सस्ता करना चाहती है और उसके रास्ते ढूँढ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ की मंज़ूरी से कि कोई नया मिनी बजट आने का चांस है। मुझे किसी न्यू टैक्सेशन की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो रिलीफ का वक़्त है। जो सख्तियाँ जून के बजट में हो गई हैं, इससे ज़्यादा क्या सख्ती हो सकती है? मतलब मेरी बिल्कुल ऐसे ही। सबकी तनख्वाहों पे टैक्स लग गए हैं। ये ज़रूर है कि ताजे टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं और लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे टैक्स लेने पर तो सख्ती हो सकती है, लेकिन मेरे नहीं ख़्याल में कोई नए टैक्स लगाने की बात हो रही।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। गार्डियन का आर्टिकल खान साहब की वाइस चांसलर की उम्मीदवारी के खिलाफ, तो खान साहब क्यों इतना डेस्परेट हैं वाइस चांसलर का इलेक्शन जीतने के लिए, और आपको क्या चांसेस दिखाई दे रहे हैं उनके, क्या वो ये जीत जाएंगे? मेरे ख्याल में वो मुतनाज़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और एक यूनिवर्सिटी का चांसलर एक मुतनाज़ शख्स नहीं हो सकता। ये जो उनके खिलाफ आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो ईमेल्स लिखी जा रही हैं, इसके नतीजे में उनका जो कैंडिडेचर है वो मुतनाज़ हो रहा है। और उस उनकी शख्सियत के हवाले से जो तनाज़े सामने आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स में भी बातें हैं, जो ईमेल्स में भी बातें हैं, जो कैंपेन चल रही है, मेरा नहीं ख़्याल कि एक ऑक्सफ़ोर्ड एक बहुत निहायत मुतनाज़ शख़्स को अपना चांसलर बनाना चाहेगी। वो कोई कंसेंसस कैंडिडेट तो हो सकते थे, वो कोई ऐसे उम्मीदवार तो हो सकते थे जो क्लीन फेस होते। लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी शख्सियत को पिछले चंद दिनों में इतना मुतनाज़ कर दिया गया है। पहले डेली मेल के आर्टिकल पे कहा गया कि जी डेली मेल तो ऐसा ही अखबार है। अब गार्डियन में आ गया, अब आप गार्डियन को तो नहीं कहेंगे ये ऐसा ही अखबार है। वो एक क्रेडिबल हाँ, अखबार है और मुझे लगता है कि आगे मज़ीद आर्टिकल्स भी आएँगे और इमरान खान की शख्सियत को लंदन में उनके इमेज मुतनाज़ को करेंगे। नाकाबिले तलाफ़ी डेंट पड़ा है। ये एक रॉन्ग मूव थी बाय जुल्फ़ी बुखारी एंड गोल्डस्मिथ खानदान। उन्हें समझना चाहिए था कि इस वक़्त इमरान खान चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनके उनकी शख्सियत के इर्द-गिर्द इतने तनाज़ात हैं कि अगर वो ये लड़ेंगे तो वो तनाज़ात सामने आएँगे और वो मुतनाज़ हो जाएँगे। मेरे ख़्याल में उनके कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। ये उनको चांसलर का इलेक्शन लड़ाने का जो मशवरा है, ये इमरान खान के बेवकूफ़ दोस्तों ने उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है और उनके इमेज को भी बहुत नुकसान पहुँचा दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे आज की वीलॉग का वक्त भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए भी मुझे इजाजत देना।